हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। एक बार फिर आपके लिए अपने इस यूट्यूब वीडियो में कुछ बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस से रिलेटेड लेकर आया हूँ, जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं एंड जनरली सारे स्टूडेंट्स को ये सेंटेंसेस बहुत ही कठिन लगते हैं, इसलिए क्योंकि इनका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है या फिर वो अच्छे से इनको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो हमेशा डाउटफुल रहते हैं। तो चलिए ऐसे सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं और इसको लास्ट तक देखिएगा। सारे सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और सारे सेंटेंसेस यदि अच्छे से आपको समझ में आ जाते हैं तो उनको आप नोट भी कर लीजिएगा, तो आपके लिए ठीक रहेगा। जो स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा उसको भी नोट कर लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, ताकि उसको रिवाइज कर सकें। और 1 से 2 बार जब आप इनको देखेंगे समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट सेंटेंस इज देयर इज़ नो टाइम टू लूज़। अब इस सेंटेंस में देखेंगे, अगर आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो नॉर्मली सेंटेंस जिस तरह के होते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो इसमें उस तरह से नहीं है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर इसका हम लोग बनाते हैं, कैसे इसका आंसर लिखा जाना चाहिए। ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। अब जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बेटा ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका सेम लिखा जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा आपको सेम वैसे ही नोट कर देना है। प्लस जो सेकेंड पार्ट है इसमें इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव दी हुई है, तो इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, ठीक है। ये जो इन्फिनेटिव लिखा हुआ है ये आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा बेटा, इसका बन जाएगा देयर इज़ नो टाइम। पहले तो ये सेम आपको नोट करना है ना, देयर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट। देयर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट। व्हाट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ लूज? लॉस्ट। वेरी गुड। नाउ let us see the next sentence. There are 6 letters to write. ये भी सेंटेंस आपका उसी तरह का सेंटेंस है जैसा आपको अभी पिछला स्ट्रक्चर बताया हुआ था, इसमें भी आपको वैसे ही लिखना है। देयर आर 6 लेटर्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, और टू राइट जो कि इन्फिनेटिव है ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो मैंने क्या बताया हुआ था कि आपको फर्स्ट पार्ट, पहला जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, ये आपको उसी तरह से सेम स्टाइल में नोट करना है। देयर विल बी नो चेंजिंग इन दिस पार्ट। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड इन्फिनेटिव विल बी इन दिस वे, इन्फिनेटिव विल बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। जो इन्फिनेटिव है ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस सेंटेंस? देयर आर 6 लेटर्स, ये पार्ट पूरा आपको वैसे ही लिखना है। देयर आर 6 लेटर्स टू बी रिटेन। थर्ड फॉर्म ऑफ द राइट विल बी रिटेन हियर। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में बेटा देखेंगे कि ये पहले ये जो 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस, काफ़ी हद तक तो एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिफरेंस है दोनों में। ये अलग स्ट्रक्चर होता है और इसका अलग स्ट्रक्चर होता है आंसर में। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें भी इन्फिनेटिव इसमें भी लिखा हुआ है और इन्फिनेटिव इसमें भी लिखा हुआ है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? इन दिस सेंटेंस देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। इसमें आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव का नहीं लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। और इस सेंटेंस में देखेंगे इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है। यही दोनों में डिफरेंस है, इसलिए इस सेंटेंस का जो आंसर होता है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होगा। लिखा हुआ है इट इज़ टाइम टू स्टॉप राइटिंग। इसमें क्या करते हैं कि हम सेंटेंस के 3 पार्ट करते हैं। एक तो इट इज़ टाइम हो गया, अगला सेंटेंस भी आपका इसी तरह का सेंटेंस नंबर 4 है ना, इस तरह से। उसके बाद सेकेंड पार्ट इसका इन्फिनेटिव पार्ट हो गया, जैसे कि इस सेंटेंस में भी लिखा हुआ है। और उस थर्ड पार्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि जीरंडियल नाउन लिखा हुआ है, जीरंड फॉर्म में नाउन को लिखा गया। इसमें भी यहाँ पे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लिखा हुआ है, नाउन ही लिखा हुआ है ना। तो ये क्या है, इस इन्फिनेटिव का ये ऑब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट ये लिखा हुआ है।
और इसमें भी इस इन्फिनेटिव का ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो दोनों ही सेंटेंस सेम सेंटेंसेस हैं और इनका स्ट्रक्चर आंसर में सेम ही होगा। ओके, तो देखते हैं स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा। स्ट्रक्चर आपका जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें आपको फर्स्ट पार्ट तो सेम लिखना है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका ये सेम बना रहेगा, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया ना ये सेम बना रहेगा। उसके बाद में आपको फॉर प्रीपोजिशन यूज़ करना है। फॉर प्रीपोजिशन के बाद में आपको ऑब्जेक्ट नोट करना है। फॉर प्रीपोजिशन के बाद में ये ऑब्जेक्ट नोट करना है, ठीक है। और उसके बाद में टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इट इज़ टाइम जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा सेम वैसे ही लिखना है। उसके बाद में आपको फॉर प्रीपोजिशन ऐड करना है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऐड करना है, और फिर उसके बाद में टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आंसर देख लेते हैं क्या होगा। फर्स्ट पार्ट आपका वही रहेगा, इट इज़ टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड। इट इज़ टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड, ये इस सेंटेंस का आंसर होगा। नाउ यू कैन चेंज द सेंटेंस नंबर 4 इनटू पैसिव वॉइस बाय योर सेल्फ। इसको आप खुद ही चेंज कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, इट इज़ कंपल्सरी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉरी दिस क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज इन्फिनिटिव एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। ये आपका इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो सबसे पहले आपका ये पार्ट होगा सेम, इट इज़ कंपल्सरी, एंड आफ्टर दैट सेम पार्ट के बाद में आपको फॉर यूज़ करना है। फॉर प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करना है जो कि दिस क्वेश्चन है, प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, इट इज़ कंपल्सरी फॉर दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड। इट इज़ कंपल्सरी फॉर दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 थोड़ा सा स्पेशल सेंटेंस ये भी है। इसमें बेटा देखेंगे तो M2 लिखा हुआ है, इज एम आर के साथ में ING फॉर्म होता है, बट यहाँ पर M लिखा हुआ है, टू बी वर्ब का यूज़ किया गया। उसके बाद में ये यहाँ पर इन्फिनिटिव यूज़ किया गया। इज एम आर के साथ में वाज वर्ब के साथ में आपने ING फॉर्म देखा होगा, बट यहाँ पे टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी सेंटेंस में इज एम आर वाज वर्ब हैज़ हैव हैड इनके बाद में जब टू यूज़ किया जाता है तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आपका बन जाता है पैसिव वॉइस में। मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले ये जो सेंटेंस नंबर 5 है इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, वो हेल्पिंग वर्ब आएगी। उस हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे आई लिखा हुआ था तो M लिखा हुआ है। अब जब द वर्ब को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे तो फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी द वर्ब के अकॉर्डिंग इज हो जाएगी, ठीक है। M का यूज़ नहीं होगा, टेंस वही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू प्लस बी, आपको टू बी ऐड करना है, टू के साथ में बी ऐड करना है, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड आफ्टर दैट बाई और बाई प्लस सब्जेक्ट, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो क्या होगा आंसर इसका, फाइनली देख लेते हैं क्या होगा। द वर्क ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगी, फिर उसके बाद टू बी होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होगा, और फिर उसके बाद बाई मी। द वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाई मी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। उसके बाद में अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 आपका लिखा हुआ है, ही हैड टू कंप्लीट दिस वर्क। इसका भी वही स्ट्रक्चर है, उसी तरह का सेंटेंस है, इसको भी पैसिव वॉइस में उसी तरह से चेंज करेंगे। जैसे हैड लिखा हुआ है, हैज़ हैव हैड के साथ में जब थर्ड फॉर्म लिखा होता है तो आपको याद होगा कि उसके साथ में आप बीन ऐड करते हैं। हैज़ हैव का हैज़ बीन हैव बीन हो जाता है, और हैड का हैड बीन हो जाता है पैसिव वॉइस में। बट यहाँ पर बेटा क्या है कि थर्ड फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर आप वैसे यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हिज वर्क हो जाएगा, फिर उसके बाद में टू लिखा हुआ है तो बी ऐड करेंगे, बीन ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर इसका क्या बनेगा, हिज वर्क। लास्ट स्ट्रक्चर जो अभी बताया था सेंटेंस नंबर 5 में, वही आपको यूज़ करना है। हिज वर्क हैड
टू बी कंप्लीटेड बाय हिम। ये आंसर आपका बनेगा। हैज़ हैव हैड के साथ में जब टू लिखा होता है तो उसका आंसर इसी तरह से लिखते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? हिज वर्क हैड टू बी कंप्लीटेड बाय हिम। इसमें आपको बीन ऐड नहीं करना है। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 7, आई मेड हिम टू पॉलिश माई शूज़। आई मेड हिम टू पॉलिश माई शूज़। एक्चुअली इन दिस सेंटेंस काजेटिव वर्ब हैज़ बीन यूज्ड। इसमें काजेटिव वर्ब का यूज़ किया गया बेटा। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाएगा? सबसे पहले तो आपका जो जैसे ये देखेंगे, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये आपकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। मान लो अगर आपको इसको पैसिव वॉइस में केवल इतना ही सेंटेंस चेंज करना होता तो कैसे चेंज करते? ही वाज मेड बाई मी, यही तो होता है ना पैसिव वॉइस, ही वाज मेड बाई मी, केवल इतने पार्ट का। अब ये टू पॉलिश माई शूज़ ये लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा कि ऐसे सेंटेंसेस में अगला जो सेंटेंस है ये भी इसी तरह का सेंटेंस है, इसी तरह की स्ट्रक्चर को उसमें भी यूज़ किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट ऐड नहीं करते जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। वी डू नॉट राइट द सब्जेक्ट, हम केवल इसी पार्ट को, केवल इतने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? पहले तो आपका ही आएगा, ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आंसर में क्या आएगा? ही आएगा। उसके बाद बिकॉज सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस, यू विल राइट वाज इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब ही वाज, एंड आफ्टर दैट यू आर चेंजिंग दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, सो यू विल राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो ही वाज मेड हो जाएगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह पे आपको क्या यूज़ करना है? मेड। ही वाज मेड टू पॉलिश माई शूज़, ये आपको वैसे ही ऐड कर देना, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा वैसे ही यहाँ पे ऐड कर देना होगा। ही वॉज मेड टू पॉलिश माई शूज़, ठीक है। अब सब्जेक्ट ये नहीं लिखा जाता है, फिर भी अगर आपको लिखना है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो बहुत सीरियस इश्यू भी नहीं है, आप इसमें लास्ट में यहाँ पे बाई मी ऐड कर सकते हैं कि ही वॉज मेड टू पॉलिश माई शूज़ बाई मी। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगला स्ट्रक्चर सेंटेंस है ही मेड मी सिंग ए सॉन्ग, ये भी सेम उसी तरह का सेंटेंस है, तो इसको भी आपको शायद आंसर आ ही जाएगा। क्या लिखा हुआ है? ही मेड मी सिंग ए सॉन्ग, तो ही तो आपको लिखना नहीं है, मैंने बताया हुआ था, तो आंसर आपका स्टार्ट होगा सबसे पहले क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसके बाद में मेड, इसमें भी लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड फॉर्म लिखेंगे, मेड, मेड रहेगा। ही, आई वॉज मेड, आई वॉज मेड। अब उसके बाद में ये जो सिंग ए सॉन्ग लिखा हुआ है, इसमें आपको टू, पिछले सेंटेंस में टू पहले से लिखा हुआ था, बट इसमें टू उसमें भी नहीं लिखा हुआ था, उसमें हमने टू ऐड किया हुआ था, इसमें भी आपको टू ऐड करना होगा। आई वॉज मेड टू सिंग ए सॉन्ग, ये पूरा जो पार्ट है ये आपका सेम वैसे ही बना रहेगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा? आई वॉज मेड टू सिंग ए सॉन्ग बाई हिम। लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं, नहीं भी ऐड करेंगे तो भी आंसर आपका सही रहेगा। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस आप देखते हैं। अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है आई लेट हिम गो। एक्चुअली इसमें जो लेट लिखा हुआ है ये सेकेंड फॉर्म है मेन वर्ब का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी है, और इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पिछले सेंटेंस में आपको याद होगा कि टू ऐड किया था, जब आपने पैसिव वॉइस में चेंज किया हुआ था तो आपने टू ऐड किया हुआ था। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है सेंटेंस कई बार, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि लेट के बाद में टू का यूज़ नहीं किया जाता है, लेट के बाद में इस टू का यूज़ नहीं किया जाता है, ये इसलिए ये स्पेशल सेंटेंस है, ठीक है। तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सेम स्ट्रक्चर रहेगा जो पिछले सेंटेंस नंबर 7 और 8 में था, बट इसमें यू विल नॉट यूज़ टू बिफोर द वर्ब, वो से पहले आपको टू यूज़ नहीं करना होगा। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? ही वाज लेट। अब पिछले सेंटेंस में हम लोगों ने लेट के बाद में क्या हुआ था? टू यूज़ किया था, लेकिन इसमें टू यूज़ नहीं करना, ही वाज लेट गो, ठीक है। अब आगे जो आई लिखा हुआ है, इस आई को आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर बाई मी के रूप में, और अगर नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिखा नहीं जाता है वैसे, और अगर लिख भी देंगे तो इतना सीरियस इश्यू नहीं है, इसकी वजह से सेंटेंस आपका गलत या सही नहीं होने वाला है। उसके बाद में अगले सेंटेंस नंबर 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। पहला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है पीपुल कंसीडर दैट सी इज़ इंटेलिजेंट, और दूसरा सेंटेंस लिखा है एवरीवन नोज दैट ही इज़ ए थीफ। एक्चुअली ये सेंटेंस दोनों ऐसे सेंटेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस दो तरह से लिखा जाता है। पहला सेंटेंस अगर आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा
पीपुल कंसीडर, बहुत ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखिएगा बेटा। पीपुल कंसीडर, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी वर्ब हो गई, सब्जेक्ट और वर्ब, पीपुल कंसीडर। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इसका जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, इट मान लेते हैं, ठीक है। इट इज़ कंसीडर्ड, इट इज़ कंसीडर्ड, और पीपुल सब्जेक्ट यहाँ पर नॉन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो वो आपको लिखना नहीं होगा। इट इज़ कंसीडर्ड दैट, और ये आपका सेम बना रहेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका बन गया, इट इज़ कंसीडर्ड दैट सी इज़ इंटेलिजेंट। इसी तरह से आपका जो अगला सेंटेंस है इसका भी आंसर इसी तरह से बन जाएगा। एवरी वन नोज लिखा हुआ है, एवरी वन भी नॉन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो इसलिए लिखा नहीं जाएगा, तो क्या हो सकता है, इट इज़ नोन दैट ही इज़ अ थीफ, इट इज़ नोन दैट ही इज़ अ थीफ, ये आंसर बन जाएगा। इसका भी स्ट्रक्चर इसी तरह का। बट व्हेन दीज सेंटेंसेस आर गिवन इन द कंपटीशन एग्जाम्स जनरली देयर इज द दिस ऑप्शन, दिस टाइप ऑफ आंसर इज़ नॉट अवेलेबल इन द ऑप्शंस। ऐसा ऑप्शन में आंसर नहीं दिया होता है, वहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया रहता है। तो एक जो दूसरा सेंटेंस बनता है इसका पैसिव वॉइस में, उसका आंसर किस तरह से लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि ये जो दैट के बाद में आपका यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है, यहाँ से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले आपका जो नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है वही आ जाएगा, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इज़ हो गया। उसके बाद में जो ये वर्ब लिखी हुई है प्रिंसिपल क्लास की जो वर्ब है, प्रिंसिपल क्लास की वर्ब को थर्ड फॉर्म लिखना होता है, ही इज़ हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको इस प्रिंसिपल क्लास, एक्चुअली इसमें प्रिंसिपल क्लास और सबॉर्डिनेट क्लास, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है और ये सबॉर्डिनेट क्लास है, तो प्रिंसिपल क्लास की वर्ब को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, ठीक है। तो ही इज़ कंसीडर्ड, और उसके बाद में प्लस के बाद में आपको क्या करना है, ही इज़ कंसीडर्ड टू बी, और फिर उसके बाद में जो एडजेक्टिव है या कॉम्प्लीमेंट है वो आपको बाद में यूज करना है। ही इज़ कंसीडर्ड टू बी इंटेलिजेंट, ये इसका आंसर बनेगा, दूसरा आंसर। पहला आंसर आपको क्या बताया था, इट इज़ कंसीडर्ड दैट सी इज़ इंटेलिजेंट, और यहाँ पर दूसरा आंसर क्या बनेगा, शी इज़ कंसीडर्ड टू बी इंटेलिजेंट, ये आंसर हो गया। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे तो दूसरे सेंटेंस की भी कहानी उसी तरह की है। दूसरे सेंटेंस में किस तरह से आंसर आपका बनने वाला है, लिखा हुआ है एवरी वन नोज दैट, एवरी वन नोज दैट ही इज़ ए थीफ, तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका ही से स्टार्ट होगा, सबसे पहले ही आएगा, ही इज़ नोन, ही इज़ नोन टू बी ए थीफ, ही इज़ नोन टू बी ए थीफ, इस तरह का आंसर। ही इज़ नोन प्रिंसिपल क्लास की वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ही इज़ नोन टू बी, और उसके बाद में जो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है वो आपको लिख दिया जाएगा, ही इज़ नोन टू बी ए। सारे सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसमें यदि आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं, अच्छे लगे हुए हैं, तो आप निश्चित रूप से इनके स्ट्रक्चर्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, और इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।